नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपना काम लगातार करते रहते हैं। ऐसे ही मेरे साथ शख्सियत है और उनके बारे में अगर मैं बता दूं, एक बार चेहरा दिखा देना चाहता हूं। इनके बारे में अगर शुरुआत से मैं कहूं, इनका जन्म उत्तराखंड के पहाड़ में हुआ है और इनकी जो राजनीति में का भी एक सफ़र है उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा, ये उत्तराखंड में जन्मे जरूर हैं लेकिन एक अच्छे खासे पत्रकार भी हैं, अच्छे खासे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो लॉकडाउन में लोगों की जान बचाने के लिए घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया है। और उसके अलावा इन्होंने उन लोगों तक राशन पहुंचाया जिनको आवश्यकता थी। उस तमाम बातों को लेकर मैं इनसे कुछ सवाल रखूंगा और इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो बात यह है कि उत्तराखंड की जो पार्टी है यूकेडी, उसमें भी एक पद बाहर है इनके ऊपर जिसको लेकर लगातार ये चर्चाओं में रहते हैं। और इनकी एक तारीफ़ भी है सरकार से, उत्तराखंड सरकार से ये सवाल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में रहते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी इनके सवालों का जवाब कहीं ना कहीं देती रहती है। इनका जो नाम है वो शिव प्रसाद सेमवाल है और राजनीति सीख नहीं रहे हैं, अब ऐसे राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो सामने खड़े व्यक्ति के पैर डगमगा जाते हैं। सेमवाल जी, स्वागत है समाचार इंडिया में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। लगातार लोग कहते हैं आपका नाम सेमवाल ही लोग जानते हैं, शिव प्रसाद सेमवाल इनका पूरा नाम है। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि जो लॉकडाउन इस बार हुआ है उसमें जो कर्फ्यू लगाया गया था उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं छुपाया गया है ये सरकारी तंत्र द्वारा, या हो सकता है उनके पास आंकड़ा नहीं है जो लोगों की घरों में मौत हुई है, जो लोग घरों पर ही बुखार हुआ है। तो क्या सरकार की इसमें गलतियाँ रही, वो भी सवाल मैं आपसे करूंगा। लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे थे और सिलेंडर लेकर आप लगातार पोस्ट आ रही थी, अलग अलग लोग पोस्ट डाली थी। धन्यवाद सेमवाल जी, आपने हमारे घर तक सिलेंडर पहुंचाया। ये मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? कम से कम 150 सिलेंडर इन्होंने घर घर पहुँचाए। ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र भी है, पलायन क्षेत्र भी है देहरादून के आसपास का, और 500 से 600 से ज़्यादा लोगों तक घर तक खाना पहुंचाया। तारीफ होनी चाहिए। अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आपने क्या किया उसका भी जवाब आप दीजिएगा जो वीडियो लोग देख रहे हैं। सर, इसके बारे में बताइए, आप शुरुआत कैसे हुई आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में? देखिए, जब ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहे थे और सरकार अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करने में भी जो है सक्षम नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने अपने स्तर से ये सोचा कि जनता को इस तरीके से हम लोग नहीं छोड़ सकते। और जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, सरकार पूरी तरीके से क्वारंटाइन हो गई थी, जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक आइसोलेशन में चले गए थे। जनप्रतिनिधियों की एक मेंटलिटी होती है, विधायकों की और मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, कि अगर हम बच गए तो फिर राजनीति कर पाएंगे, अगर कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए वो इतने ज़्यादा सेल्फिश और महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि उन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लिया, सबसे पहले अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और पूरी तरीके से फील्ड से नदारद हो गए। तो ऐसे में हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और हमारे जो तमाम साथी हैं, पर्वतजन फाउंडेशन में हैं, उत्तराखंड क्रांति दल में हैं, उन सब लोग आगे आए और हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि ऐसे दौर में पब्लिक को उनके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता, जबकि सरकार ने भी हाथ पीछे खींच लिए। तो हम लोगों ने फिर अपने स्तर से, अपने स्रोतों से ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन किट, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करवाई। कई सारी जो एजेंसियाँ थी उनसे मिले, कई सारे और जो सपोर्टिंग हैंड्स थे उनसे मिले और इस कार्य में मदद के लिए बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत सारे हमारे जो जान पहचान के लोग, हमारे वेल विशर जो हमारे काम को देखते आ रहे हैं पिछले 20 साल से पर्वतजन में और तमाम जगह पे, तो ऐसे तमाम प्रशंसक और सपोर्टर्स आगे आए, तमाम संस्थाएं आगे आई और फिर उनकी मदद से हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर हो या राशन किट हो या दवाइयाँ हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई, जो हम आज भी करा रहे हैं। अच्छा सर, सरकार की आप बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपने पहुँचाया, राशन भी पहुँचाया। क्या आपको कहीं पर, जिस विधानसभा में आप क्षेत्र में घूम रहे थे, क्या कहीं पर ऐसे जो सत्ताधारी नेता हैं वो कहीं दिखाई पड़े या उनसे बात हुई, कुछ हुआ ऐसा? पूरे जब ये कोरोना काल चरम पर था तब ये जनप्रतिनिधि कहीं भी दिखाई नहीं पड़े, बल्कि अखबार में एक दिन मैं बड़ा शॉक्ड रह गया
जब मैंने उनकी टिप्पणी देखी कि फलां जनप्रतिनिधि या फलां विधायक जो है घर से ही कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की मदद, घर से कर रहे हैं, घर से कैसे कर रहे हैं, तो उसमें नीचे डिटेल में लिखा था हेडिंग के बाद कि वो फ़ोन पर लगातार संपर्क में हैं सबसे। ये उनकी जब उन जनप्रतिनिधियों को सड़क पे होना चाहिए था, जब उन्हें फील्ड में होना चाहिए था, जब लोग उन्हें तराश रहे थे, मदद भरी नज़र से उनको आस भरी नज़र से देख रहे थे, तब वो सारे के सारे लोग नदारद थे, उनके फ़ोन बंद थे, वो कहीं ना कहीं भी पब्लिक में नहीं थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल जिसने ये राज्य बनाया है, जो इस राज्य की जननी पार्टी है, तो दर्द जो असली दर्द होता है वो जननी को ही होता है बच्चे का। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी जिम्मेदारी समझी और हम लोग फील्ड में आए, हमारे तमाम बड़े लीडर्स ने भी विचार विमर्श किया इस पे और हम लोगों ने मोर्चा संभाला, जिससे जैसे मेरी जो विधानसभा है डोईवाला विधानसभा, उसमें लोगों में काफ़ी रिलीफ मिला। उसके अलावा अन्य जगह में रायपुर में और तमाम जगह जहाँ जहाँ भी हम कर सकते थे वहाँ हमने रिलीफ पहुँचाई है। शिव प्रसाद सेमवाल जी जिस पार्टी से आते हैं उसी पार्टी का जिक्र भी कर रहे हैं। आपको ये याद रहेगा और याद रखना भी चाहिए, जिस वक्त हम तकलीफ़ में थे हमारे साथ कौन खड़ा था। ये वो बात है जो राजनीतिज्ञ जो कर रहे हैं। एक बड़े पत्रकार ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता जाता है तो अखबार की हेडलाइंस में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन बीजेपी में जब कोई व्यक्ति आता है तो शोर शराबे के साथ प्रचार किया जाता है। सेमवाल जी भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा, एक बात और अपडेट कर देता हूँ, जो पार्टी का नाम बता रहे हैं वो यूकेडी है और 1980 के आसपास की शुरुआत हुई थी पार्टी की, और एक ऐसा उत्तराखंड बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा यूकेडी का रहा है। लेकिन अब सेमवाल जी को एक पद दिया गया है उत्तराखंड की इस राजनीति में, और वो राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार भी कह सकते हैं, और उनके एक अलग छवि है उत्तराखंड में, क्योंकि वो पर्वतजन एक यहाँ पर ब्रांड है उत्तराखंड के पहाड़ में उनका एक नाम है। तो सर ये राजनीति में जुड़ने के बारे में तो बाद में पूछूंगा, लेकिन जो माहौल अभी चल रहा है कि लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों के, लेकिन मुख्यमंत्री बदला गया और जो नेता अपने अपने फ़ोन पे आपने बताया, क्या इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दुख नहीं होता है कि आपको लगातार फ़ोन आते रहे कि व्यवस्था नहीं हो पा रही, दवाइयाँ नहीं हो पा रही है? कैसे देखते हैं आप इस बात को? दरअसल ये एक ऐसा माहौल था कि जो ये आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को, सिस्टम को कोसना, सरकार को कोसना या सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करने का इसका टाइम नहीं था ये। क्योंकि जब सरकार पूरी तरीके से अक्षम हो गई है, आप कोसते और धिक्कारते उसी को हैं जिससे कुछ उम्मीद है। बिल्कुल। तो सरकार ने ये रही सही जो उम्मीद थी सरकार से, वो उम्मीद भी सरकार ने खो दी। तो इसलिए बिना किसी क्षोभ के, बिना किसी आक्रोश के हम लोग खुद जुटे, खुद काम किए। कहावत है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो हमने इसी पैटर्न पे चलते हुए खुद कमान संभाली, अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे, मंडल स्तर पे सक्रिय किया, अपने पदाधिकारियों को, और उस नेटवर्क के माध्यम से हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचें। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम लोग हमें जब फ़ोन करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई, लोग जो दिल्ली से संचालित पार्टियां हैं, जिन्होंने 20 साल से इस उत्तराखंड को उपनिवेश बना के रख दिया, जिन्होंने 20 साल से इस उत्तराखंड को चरागाह बना करके अपने घर भर लिए, वो सारे के सारे लोग फील्ड से गायब थे और लोग हमें फ़ोन कर रहे थे। तो हमें लगा कि यस, लोगों की अगर उम्मीद है हमें, तो इस बात से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब लोगों का भरोसा और उम्मीद हम अपने ऊपर देखते हैं तो हमें ताकत भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, और हम नई जिम्मेदारी के साथ उसको समझते हुए हम लोग फिर सक्रिय हैं। अच्छा सेमवाल जी, कोई किस्सा ऐसा भी है जिसको सुनकर, देखकर, या कोई फ़ोन आया हो और कहीं ना कहीं दिल टूट गया हो, क्योंकि उसके लिए हम हेल्प नहीं कर पाए, हेल्प करी तो लेट हुई है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का जो बजट राज्य सरकार ने विधायकों को दिया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत लेट है। अगर वो भी, क्या मानते हैं इस बात को आप? ये जो पहले तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, जो विधायक अपने 5 साल की विधायक निधि को खर्च नहीं कर पाए हों। अगर उनकी मनसा वाकई ये कोरोना काल में मदद करने की होती तो वो पहले ही, उनके पास अधिकार हैं इस बात के, वो उस सारे बजट को कोरोना में भी खर्च कर सकते थे। ऐसे में जिन्होंने वो पैसा खर्च नहीं किया, जब उनको 1-1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया गया तो उसका परिणाम यही निकला। आप देख सकते हैं, किसी ने बोल दिया कि 40 लाख रुपए एम्स में जो है छज्जा बनाने के लिए दे दो, किसी ने एक मुश्त एक बड़ी रकम जो है एक बड़ी सामग्री खरीदने के लिए दे दी। बाद में पता चला कि जो सामान खरीदा गया था, वेंटिलेटर हो या ऑक्सीमीटर हो,
सारे के सारे फर्जी निकले, सारे के सारे घटिया निकले। 40 अगर किसी ने ये वेंटिलेटर खरीदे उसमें 30 ख़राब निकले, ऑक्सीमीटर 40-60% ख़राब निकले, चाइनीज़ खरीद दिए। उसकी आप बोलेंगे कि साहब जांच हो रही है, जांच हो रही है। विधायक निधि में आज तक कोई जांच हुई है? इन 20 सालों में विधायक निधि में किसी घपले घोटाले पे किसी को सजा हुई है? जो अब हो जाएगी। सीधी सी बात है कि ये एक और बड़ा स्कैम है और इनको आपदा में अवसर दिखा कि भैया कोरोना के नाम पे 1 करोड़ रुपए और विधायकों को दे दो, ये अपनी चुनाव निधि के टाइम पे कितने तरह से इसको खर्च करेंगे, वही इन्होंने किया है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे थे कि कोई ऐसी घटना जिसने हमें द्रवित किया हो या जो एक बड़ी घटना रही है, ऐसी में एक वैसी घटना बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव वाली पहले आपको बताता हूँ कि एक पेशेंट थे जो टिहरी से आए, उनको कोरोना था और वो लास्ट स्टेज पे थे, ऑक्सीजन की बिल्कुल मतलब ख़त्म था। और जब उनको नरेंद्र नगर में एडमिट किया गया तो उनके बारे में उनका हमें फ़ोन आया कि भाई बेटा ज़रा इसको देखो। तो हमें नरेंद्र नगर हमने फ़ोन किया तो पता चला वहाँ बेड ही नहीं है, बेड नहीं है। तो हमने कहा अभी क्या करें। अब सरकार की भूमिका यहीं पे सामने आती है कि अगर कोई अफसरशाही है, नौकरशाही है, कोई ब्यूरोक्रेसी है जो काम नहीं कर रही है और उसके कारण वो नदारद हैं फील्ड से, तो उसको जिम्मेदार जवाबदेह बनाने का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। वो जनप्रतिनिधियों का काम कहीं भी नहीं दिखा कि किसी ने दबाव बना के कुछ किया हो। तो वही हमने भी उसी पावर का इस्तेमाल किया जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमें जनप्रतिनिधि समझते हैं। हमने फ़ोन किया, उनको बताया, थोड़ा समझाया तो राज़ी हो गए। उन्होंने कहा साहब ठीक है एडमिट करा देते हैं। अब एडमिट कराया तो पता चला कि साहब वहाँ तो वेंटिलेटर ही नहीं है, वहाँ तो क्या बोलते हैं ICU नहीं है। ICU क्यों नहीं है? हमने पता किया कि साहब ICU पे तो ताला लगा हुआ है। वहाँ वेंटिलेटर भी है, वहाँ ICU के पूरे उपकरण भी है, लेकिन ताला लगा है। सेम डे हमने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, उनको समझाया। जो पेशेंट को बिना ICU की बात कहते हुए जॉली ग्रांट या देहरादून रेफ़र कर दिया जा रहा था, उसी दिन सेम डे हमारे फ़ोन करते ही वो ICU खोला गया उसी दिन, और वो ICU काम किया उसने। उसमें मेरे ख्याल से 7-8 बेड वाला ICU था, तो 7-8 मरीजों को वहाँ फ़ायदा मिला। अगर यही काम जनप्रतिनिधि कर लेते, यही तो उम्मीद होती है पब्लिक को, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि भाई अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं पे काम नहीं कर रही है तो आप उसे जवाबदेह बनाएं, आप उसे जिम्मेदार बनाएं, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करें। जब सारे लोग इस तरीके से मतलब खुद ही आइसोलेट हो गए तो अब ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही लाल फीताशाही को कौन जवाबदेह बनाएगा। यही कारण है कि जनता का विश्वास जो है इन 20 सालों में दिल्ली वाले दलों से निराश हो चुके हैं, लोग हताश हो चुके हैं। अब तो उनको आक्रोश भी नहीं आता, क्योंकि उनको भी लगता है कि आक्रोश तो उसी से किया जा सकता है जिससे कुछ हल होने की उम्मीद है। अब तो लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं कि भाई देखो अब कुछ दिन और की बात है, फिर देखते हैं।